रेले एंड जीन्स नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वीन्स का नियम पढ़ा था, स्टीफेंस का नियम पढ़ा था। और वीन्स का नियम हम अगर वापस रिवाइज करें, लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू बी। लैम्डा मैक्स यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। अब आगे इसी श्रेणी में रेले एंड जीन्स ने, सबसे पहले रेले ने दिया और फिर उसका जो नियम था उसको जीन्स ने वेरीफाई किया। 1900 में रूढ़ यांत्रिकी, जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, उसमें विभिन्न जो स्वतंत्रता की कोटि होती हैं उसमें ऊर्जा के सम विभाजन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के नियम का उपयोग कर ई लैम्डा, जो कि उत्सर्जन क्षमता है, तथा लैम्डा में निम्न संबंध स्थापित किया। ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और यानी कि ई लैम्डा इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा 4 से। अगर हमने उच्च मान लिए लैम्डा के, उसके लिए जो परिणाम आए वो प्रायोगिक मान से मेल खा रहे थे। पर ये केवल कब हुआ? जब हमने लैम्डा के मान क्या रखे? उच्च मान रखे, तो ये प्रायोगिक मान से मेल खा रहा था। पर लोअर लैम्डा पर ये फेल हुआ, ये नहीं समझा पाया। तो वीन्स के नियम ने तो कम लैम्डा के केस को समझाया, कम लैम्डा रखकर वो सक्सेसफुल हुआ उस श्रेणी में। रेले ने जब हमने लैम्डा को ज्यादा रखा तो उसकी थ्योरी सक्सेसफुल हुई। पर इसके बाद प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ आया, जिसने कि पूरी रेंज को लिया, कम लैम्डा, ज्यादा लैम्डा, और यानी कि उसकी थ्योरी वीन्स थ्योरी और रेले थ्योरी के बीच की थ्योरी है, जिसने पूरे रेंज को समझा पाया। तो मैक्स प्लैंक ने 1900 में अपनी थ्योरी दी, जो वीन और रेले के सिद्धांत के मध्य थी। और उन्होंने इक्वेशन जो दी वो प्लैंक्स इक्वेशन हमें पता है, इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड या 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ब्लैक बॉडी कृष्णिका जो थी उसको हमने कई मैक्स प्लैंक ने ऑसिलेटर से मिलके मतलब बनाया। उसने माना कि डिफरेंट ऑसिलेटर्स जो हैं में मिलकर ब्लैक बॉडी को बनाते हैं, और प्रत्येक जो ऑसिलेटर है, दोलन है, उसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है और उसकी ऊर्जा लगातार नहीं बदलती। जैसे पहले भी हमने बताया, ऊर्जा लगातार वेव के रूप में नहीं बदलती, छोटी छोटी इकाइयों बल्कि विविध इकाइयों के रूप में बदलती है। और ई एन इज इक्वल टू एन ई एन एच न्यू, इंटीग्रल ये इसका मल्टीपल है एच न्यू का। तो ये एक ऐसी लगातार चलने वाली वेव नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वेव चल रही है, और प्रत्येक इकाई के जो एनर्जी है वो NH न्यू के बराबर है। अब प्लैंक्स ने जो अपना नियम दिया, उसकी जो इक्वेशन थी वो, जिसको हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बोलते हैं, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई HC अपॉन लैम्डा 5 1 अपॉन ई HC KT लैम्डा -1 है। अब अगर हम इसको हाई लैम्डा के ऊपर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा HC अपॉन, अगर हाई लैम्डा है तो HC अपॉन KT लैम्डा क्या हो जाएगा? वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। और अगर हम एक्सपेंशन करते हैं e रेस्ट पर x को, तो हमारी इक्वेशन होती है 1 + x + x² अपॉन 2 प्लस सो ऑन। तो हम ये जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारा ये 1 + x जो है रहता है। तो अभी हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ देखी, और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को हम जो है एक्सपैंड कर रहे हैं हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करके। तो हमारा जो इक्वेशन आई थी वो 1 + x आई थी। तो उस इक्वेशन को अगर हम रखें तो 8 पाई HC अपॉन लैम्डा 5 डी लैम्डा, और यहाँ पे 1 + x, आपका x क्या है? HC अपॉन KT लैम्डा, तो 1 + HC अपॉन KT लैम्डा -1 जो हमारी इक्वेशन है बढ़ जाएगा KT लैम्डा। तो इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा 8 पाई KT अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा आया, जो कि आपको पता है रेले जीन्स की इक्वेशन। रेले जीन्स के लिए जो हमने सिद्धांत पढ़ा था उसकी इक्वेशन 8 पाई KT अपॉन लैम्डा 4, यही यानी कि उत्सर्जन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4 आई थी। तो इसका मतलब हमने जब लैम्डा क्या रखा? हाई रखा, वहां पर रेले जीन्स का नियम फॉलो हो रहा है। और इसको अगर हम और आगे समझें तो अगर हमारा लैम्डा का मान ज्यादा है तो लैम्डा 4 का मान और ज्यादा हो जाएगा, तो हम आपकी उत्सर्जन क्षमता जो है बहुत कम हो जाएगी। और अगर हम इस ग्राफ में इस चीज को देखें
तो जैसे जैसे लैम्डा बहुत ज़्यादा है तो ई लैम्डा का मान जो है वो कम है इस रेंज में, तो ये हमारा प्रूव हो रहा है। अब अगर हम लो लैम्डा की बात लें तो लो लैम्डा के ऊपर क्या हो रहा है, अगर लैम्डा लो है तो लैम्डा 4 का मान भी कम होगा तो ई का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें जब हमारी तरंग दैर्ध्य कम है तो आपका ई का मान, उत्सर्जन क्षमता का मान जो है अधिक हो रहा है। अब अगर हम रेले जीन्स ने ही जो है लैम्डा को 0 मानकर चला कि भाई अगर हम लिमिट मान के चल रहे हैं कि हमारी तरंग दैर्ध्य बिल्कुल टुवर्ड्स 0 है, बहुत कम है, तो उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट बटा 0, क्योंकि लैम्डा को हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा तो कांस्टेंट है 8 पाई kT, तो हमारा कांस्टेंट बटा 0 जो कि इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो जीन्स ने ये चीज कैलकुलेट करी और उसने रेले के जो सिद्धांत को उसको प्रूव किया कि भाई ये जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एनर्जी का जो मान है वो अगर हम टुवर्ड्स लोअर लैम्डा कर रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जीन्स ने रेले के नियम को और प्रूव किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लैंक्स का जो सिद्धांत है वो पूरा परास जो है आपका लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा पूरे को कवर करता है और हर एक सिचुएशन में वो आपका उत्सर्जन क्षमता और लैम्डा का जो हमारा ग्राफ आ रहा है, जो कि प्रायोगिक मान आ रहा है, उसको वो समझा पा रहा है। तो इसका मतलब जो प्लैंक्स की थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो सतत न होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है और हर एक पैकेट के जो ऊर्जा है वो E = hν है, ये इसको सिद्ध करता है कि ये नियम प्लैंक्स का बिल्कुल सही है। अब इसी के बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल अगर देखें कि हमारे पास एक क्वांटम ऑफ लाइट है जिसकी लैम्डा जो है 700 नैनोमीटर है, उसकी हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है E = hν, हमें ये भी पता है कि न्यू का मान c बटा लैम्डा, आपको पता है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, c = न्यू लैम्डा, ये हमारा इक्वेशन होती है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट का जो वेग है प्रकाश का, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है और ये उसकी लैम्डा है। तो अगर इसमें से हमें क्या निकालना है, न्यू निकालना है, न्यू निकालना है तो वो हमारा c बटा लैम्डा के बराबर आ जाता है। तो उससे हम एनर्जी की कैलकुलेशन अगर हमको लैम्डा के साथ करनी है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और अब प्लैंक्स का आपको मान पता है 6.626 × 10⁻⁻27 तो अर्ग में होता है और -34 पावर जूल्स में होती है, जूल सेकेंड। जो आपका प्रकाश की वेलोसिटी है, गति है, वो 3 × 10⁸ मीटर्स/सेकेंड है और लैम्डा हमारा नैनोमीटर है, नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁻9 मीटर, तो हमारा 700 × 10⁻⁹ मीटर हो गया। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2.8 × 10⁻⁹ आपका जूल्स ये मान जो है आ जाता है, एनर्जी का मान 2.8 × 10⁻⁹ जूल्स आ जाता है। पर जितने भी ये कणीय जो प्रकृति है, अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पढ़ना हमारे लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 2.8 × 10⁻⁹ को 1.6 × 10⁻⁹ से, तो हमारा जो है उसका रिजल्ट 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और इसको हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अगर हमको एनर्जी को निकालना है तो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कन्वर्जन का 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर्स। अब यहाँ पर आप 1242 के नीचे क्या लिखोगे, 700 नैनोमीटर ही लिखोगे। अब इसको 10⁻⁹ नहीं लिखेंगे, 700 लिखेंगे। और अगर आपका एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दी गई है तो 12420 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इसमें डायरेक्ट आप लिखोगे तो वो मान आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी आपका व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू, इसकी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।